नमस्कार। स्वराज पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं कन्हैया भेलारी। पॉडकास्ट पर हम हैं और मेरे साथ मेरे बगल में हैं भाजपा के राज्यसभा सदस्य शंभू शरण पटेल जी। कार्यक्रम शुरू करूं उससे पहले शंभू शरण पटेल जी का मैं दिल से स्वागत करता हूं। धन्यवाद कन्हैया भेलारी जी। सबसे पहले आपको और स्वराज पोस्ट के सभी मैनेजमेंट के टीम को, सभी दर्शकों को दीपावली की ढेर सारी बधाई और शुभकामना। आपने मुझे स्वराज पोस्ट में बुलाया, इसके लिए भी आपको बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद। बुलाया इसलिए कि आप पड़ोसी हैं, जहाँ मैं हूँ वहाँ बगल में आप भी रहते हैं। बिल्कुल, आपके मैं पड़ोसी भी हूँ और आपका मैं छोटा भाई की तरह पुराना परिचित भी हूँ। हाँ, ये बात सही है। हमारा और इनका संबंध पॉलिटिशियन और पत्रकार का नहीं है, बड़ा भाई छोटा भाई का है। बड़ा आप बड़े भाई हैं और मैं उसी नाते सांसद नहीं भी था, एज ए पार्टी का जब पदाधिकारी था। हाँ। उस समय भी आपको कभी आपको मैं पत्रकार के नाते नहीं, आपको कन्हैया भैया के कह के ही मैं आपको संबोधित करता था और सांसद बनने के बाद भी मैं आपको उसी तरह से संबोधित करता हूँ। तो आपको जब फोन आया था, औपचारिक बातचीत हम लोग शुरू किए, थोड़ा सा राज्यसभा के मेंबर आपको कंसिडरेशन में है, तो लगता है हम उस समय कहीं था, मैं न्यूज हाट में तो अब भूंजा लेकर आए थे, वही आपको फोन आया था, है ना? नहीं, जब मैं उसमें भी आप जब आपने बोला कि बहुत कभी मिलना चाहिए, आप मेरे पास आते हैं। तो आपका कदम कुआं में न्यूज हाट का ऑफिस था, तो मैं वहाँ गया था। आपने पूछा भाई आपकी पार्टी से कौन कौन जा रहा है। आपने भुजा मंगवाया था, जो आप शाम का वक्त था। तो मैंने कहा मैं भुजा खाता नहीं हूँ, लेकिन तो बोले कौन कौन जाएगा। तो मैंने बताया था कि भाई तो पार्टी का डिसीजन है, लेकिन नाम बहुत सरप्राइजिंग होगा, ये आपको मैं आश्वस्त करता हूँ। हो सकता है आपके सामने जो बैठा हुआ वो भी हो सकता है, लेकिन नाम तो सिर्फ लेकिन मैंने चलाया नहीं था। हाँ, आपने चलाया नहीं, ऑफ द रिकॉर्ड बातों को मैं नहीं चलाता। तो आपने कहा, बोले कि नाम जो भी होगा, जो वर्तमान नाम है जो दिख रहा है, उसमें एक नाम आपको सरप्राइजिंग होगा, और वही हुआ। हो सकता है जो सामने बैठा, हाँ, जो हो सकता है जो सामने बैठा हो, भुजा खा रहा हो। मैंने कहा कि भाजपा में कुछ भी संभव है। एक बूथ स्तर का कार्यकर्ता भी देश के सर्वोच्च पद पे पहुंच सकता है। तो हो सकता है आपके पास साथ जो बैठ के भुजा खा रहा है, वो भी जो है उनका भी नाम घोषित हो सकता है। तो आप हंसने लगे, बोले भाई आपने उसमें कहा कि सबसे ज़्यादा खुशी मुझे होगी। आपने हंस के जवाब दिया था। मुझे वो पल भी याद है, आपका छोटा सा केबिन में आपने मंगवाया था भुजा। बिल्कुल सही बात है ना, याद है। देखिए, आपको राज्यसभा में गए हुए भी लगभग 3 साल तो होंगे। 3 साल हो गया है ना? जी, 3 साल हो गया। हाँ, जब गए थे उसी समय की बात है। जाने के मुश्किल से 10-15 दिन पहले, 8-10 दिन पहले का, 6-7 दिन पहले की बात है। अच्छा, तो आप मुझे बड़ा भाई मान लिए हैं, भी मानता हूँ बड़ा। अभी राजनीति में भाजपा बड़ा भाई है या जेडीयू बड़ा भाई है? ये तो बहुत यक्ष प्रश्न है। और हम लोग गठबंधन में हैं, तो गठबंधन में सभी लोग इक्वल होते हैं। कोई बड़ा भाई और कोई छोटा भाई नहीं होता है। और इकबाल साहब का एक बहुत ही मशहूर शेर है। अच्छा। कि जमहूरियत, लोकतंत्र वह तर्ज हुकूमत है। हो सकता है बोले मुझे ना, ठीक है, हमारे याद नहीं, व्यूअर समझ जाएंगे। हाँ, व्यूअर समझ जाएंगे। जमहूरियत वह तर्ज हुकूमत है जिसमें बंदे को तौला नहीं गिना करते हैं। तो लोकतंत्र में आपका नाम कितना बड़ा है, आप कितने बड़े ओहदे पे आप काम कर रहे हो, वो नहीं है। आपके पास संख्या बल कितना है, जन समर्थन कितना है, उस पर डिपेंड करता है कि आपका पावर कितना है। और गठबंधन की जब सरकार होती है, गठबंधन में हम लोग जब लड़ाई लड़ते हैं किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में, तो उसमें सभी लोग ये मान के चला जाता है एक नेतृत्व में और इक्वल होते हैं। कोई बड़ा और कोई छोटा नहीं होता है। परिस्थिति बस, इक्वेशन बस,
कोई कहीं एकोमोडेट हो जाता है, किसी को पद मिल जाता है, किसी को पद नहीं मिलता है, किसी को कम सीट मिलता है, किसी को ज़्यादा सीट मिलता है। हर जो गठबंधन में, मेरा अपना मानना है, गठबंधन में और कोई छोटा और कोई बड़ा नहीं होता, सब इक्वल होते हैं। तो इसलिए आप इसमें बड़ा भाई कौन है, छोटा भाई कौन है, और भारतीय जनता पार्टी हमेशा गठबंधन धर्म का पालन करती है। और हम लोग जो छोटे राजनीतिक दल हैं उनको भी उतना ही सम्मान, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, माननीय गृह मंत्री जी, हमारा संगठन उतना ही सम्मान देती है जितना कि जो बड़े राजनीतिक दल है जिनका बड़ा, ऐसा नहीं, हमारे यहाँ सब इक्वल है। जब आपके साथ हैं, एक भाई बन के रह रहे हैं, तो फिर उसमें छोटा बड़ा क्या, सब बराबर हैं। और फिर जब जीत के आएंगे तो फिर बराबर रहेंगे। अभी भी हम लोग बराबर हैं, एक साथ कैंपेन कर रहे हैं, एक साथ टिकट का घोषणा कर रहे हैं, एक हमारा एजेंडा है, विकास एजेंडा है, एक साथ हमारा एक मैनिफेस्टो है, एक नेता है, स्टेट में एक नेतृत्व है, केंद्र में एक नेतृत्व है। तो इसमें बड़ा छोटा, तो उम्र में बड़ा छोटा हो सकता है लोग, लेकिन संगठनात्मक हम लोग सब जो है, दोनों सभी पांचों पार्टियां जो है, सबका बराबर वाला हिस्सेदारी है, और सब लोग हम लोग मान के चलते हैं, सब लोग आदरणीय हैं, पूजनीय, सब लोग इक्वल हैं। अभी जो चुनाव, चूँकि ये चुनावी महीना है, पूरा जंग इसको हम मान लेते हैं, महाभारत कोई कहता है जंग है, तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत महागठबंधन में, हम लोग के यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग के यहाँ नीयत साफ है, नेतृत्व साफ है, एजेंडा साफ है, और हम लोगों ने जो घोषणा किया कि हम लोग 101, 101, 29, 6 सीट पे लड़ेंगे, उसी के अकॉर्डिंगली हम हमारी जो अपनी राजनीतिक पार्टियां हैं, सब लोगों ने सीट भी घोषणा की, उम्मीदवार भी घोषणा किया। हम लोगों ने पूरे बिहार में पहले जिला वाइज एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन किए, उसके बाद फिर विधानसभा भी के लेवल पे हम लोगों ने कार्यकर्ता सम्मेलन किया, और उसमें सभी दलों के प्रदेश अध्यक्ष मैंडेटरी रूप से जो है उस कार्यकर्ता सम्मेलन में, और वहाँ के जो स्थानीय नेता हैं मौजूद रहे मंच पे। तो इसमें हम लोग के यहाँ कोई कन्फ्लिक्ट नहीं है एनडीए गठबंधन में। जो भी है वो इंडी और यूपीए गठबंधन, जिसको आप पहले यूपीए था, अब इंडी गठबंधन जो है वो कांग्रेस और आरजेडी का है, जिसका कोई न नियत है, न नेता है, न नेतृत्व है। अब सोच लीजिए ना, 243 विधानसभा बिहार में है, और 254-55 पे वो लोग लड़ रहे हैं। वो लोग ये पहली बार हुआ होगा आज़ादी के बाद कि लोग नॉमिनेशन का देने का डेट खत्म समाप्त होने के बाद वो लोग कैंडिडेट की घोषणा करते हैं। ऐसा आप तो काफ़ी एक्सपीरियंस है, बहुत तजुर्बेकार पत्रकार हैं आप, कहीं आपने कहीं ऐसा देखा है क्या आज तक के इतिहास में कि नॉमिनेशन का डेट समाप्त हो गया, सेकेंड फेज का भी समाप्त हो गया, वो लोग नाम वापसी ले रहे हैं, और वो लोग कल उम्मीदवार घोषणा किया है? तो उनके पास प्रॉब्लम है, एनडीए के पास कोई प्रॉब्लम नहीं है। और 14 नवंबर को देखिएगा, आप तो मेरे पड़ोसी भी हैं, फिर से जो है बिहार में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार बनेगी। वो तो लग रहा है और दिख भी रहा है, क्योंकि आप यूनाइटेड हैं, ये भी दिख रहा है। जो कि मतलब बहुत पहले, आज से 4-5 दिन पहले आप लोगों ने सीट शेयरिंग सही तरीके से कर लिया, आपने कैंडिडेट्स जो है चुन लिया, जबकि महागठबंधन में अभी तक चल रहा है, अभी तक चल रहा है। समझाया बुझाया जा रहा है, तुम वापस ले लो, तुम वापस ले लो, मतलब एक महागठबंधन में एक लठबंधन की तरह हो गया है। लठबंधन भी नहीं है वो, उससे भी कोई अगर कोई शब्द है तो उनमें कोई बंधन ही नहीं है, बंधन ही नहीं है। सब अपॉर्चुनिस्ट हैं वो लोग, सबको किसी तरह बिहार को लूटना है, पैसा कमाना है, और इसी की लड़ाई है, कौन ज़्यादा से ज़्यादा सीट बेचे और कौन ज़्यादा से ज़्यादा सीट को ले ताकि बेच पाए। उनके पास कोई है ही नहीं, कोई एजेंडा ही नहीं है। जब आपके पास नेतृत्व नहीं है तो एजेंडा कहाँ से होगा? लेकिन एक बात है, मैं जो कि आदरणीय अमित शाह जी ने जो एक महापंचायत में बात कह दी कि सीएम कौन होगा यह मैं नहीं तय करता हूँ, विधायक बैठेंगे और वो लोग चुन लेंगे। इसको लेकर के कई तरह का आपका जो कंट्राडिक्टरी जो है बयान, जैसे कि मांझी जी ने कहा कि नहीं, मुख्यमंत्री का चेहरा पहले ही बता देना चाहिए। उपेंद्र कुशवाहा जी का भी यही कहना है कि नहीं, मुख्यमंत्री तो फेस तो वही है। लेकिन ये क्या है, मतलब कोई मामला नहीं है,
और सबसे पहले आपको कन्हैया जी बता दूं कि माननीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी हमारे पार्टी के बड़े नेता हैं और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे हैं, और एक तरह से वो सुप्रीम कोर्ट हैं संगठन के, मतलब बड़े लीडर हैं। जब बड़े लीडर का जो स्टेटमेंट दे देते हैं उस पर हम लोग जैसे सामान्य कार्यकर्ता को टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। ये पार्टी का डिसिप्लिन होता है। जब आपके नेतृत्व कुछ बोल रहे हों तो हम लोग एक ऑर्गेनाइजेशन, एक जो अनुशासन के साथ हम लोग की पार्टी काम करती है। लेकिन फिर भी आपने अगर ये सवाल किया है तो आप उनके स्टेटमेंट को आप ठीक से रीड कीजिए। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि हम एनडीए जो है माननीय नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार में चुनाव लड़ रही है, और चुनाव के बाद, ये तो सामान्य प्रक्रिया है ना, चुनाव के बाद तो विधायक ही नेता चुनते हैं। इसमें कौन सी उन्होंने हाइपोथेटिकल या कोई ऐसा बात बोल दिया जिससे लोगों को लगे कि नहीं क्या होगा। अरे भैया, जब नेतृत्व में लड़ रहे हैं तो बार बार वो ये बात, अब मैं सांसद हूँ, आप मेरे से पूछेंगे कि भाई कौन बनेगा मुख्यमंत्री, तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये तो विधायक चुनेगा कि सांसद चुनेगा। तो उन्होंने स्पष्टता के साथ कहा, और हम लोगों में कहीं, मैं पहले ही बोला, अभी स्पष्टता के साथ करता हूँ, हम लोगों में कहीं कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। हम लोग नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, और चुनाव के बाद एनडीए गठबंधन बैठ के फिर नेता चुन लेगी। तो ये तो महागठबंधन वाले भी यही बात कह रहे हैं। लेकिन महागठबंधन वाले ये नहीं बोल पा रहे हैं ना किन के नेतृत्व में बिहार में भी चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे यहाँ नेता तो देश में एक, एनडीए के देश में एक नेता आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, और बिहार में एक नेतृत्व आदरणीय नीतीश कुमार जी। उनके पास किन के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं बता दीजिए। किन के नेतृत्व, वही बताया ना, किन के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। मैंने वहाँ नेतृत्व भी नहीं है, किसके नेतृत्व में रहा है? आप ही बताइए ना। तेजस्वी के नेतृत्व में लड़ रहे हैं कि राहुल जी के नेतृत्व में लड़ रहे हैं कि मुकेश सहनी के नेतृत्व में लड़ रहे हैं या सीपीआई के नेतृत्व में लड़ रहे हैं, सीपीआई-एमएल के नेतृत्व में लड़ रहे हैं, कि किन के नेतृत्व में, आप ही बताइए। हमारे यहाँ तो नेतृत्व स्पष्टता के साथ है ना कि हम लोग नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, तो लड़ रहे हैं। चुनाव के बाद फिर से बैठ के फिर से नेता चुन लेंगे। वही तो माननीय गृह मंत्री जी ने कहा है, और वही जो बीजेपी कहती है वही करती है। बीजेपी कथनी और करनी में कहीं कोई आगे पीछे नहीं होता है। अगर हमें बदलना ही होता तो 2020 में बदल लेते। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने ऑफर कहा भी था कि हमारी सीट कम आई है, आप बीजेपी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने बोला नहीं, आपके नेतृत्व में चुनाव लड़े, आप मुख्यमंत्री होंगे। नहीं, तब तो कमिटमेंट था कि वही होंगे बाद में भी। इस बार तो ऐसा है नहीं। देखिए, राजनीति में हर चीज को पॉडकास्ट में नहीं बताया जा सकता। लेकिन नेतृत्व, माननीय नीतीश जी का नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के देखरेख में पूरे बिहार में चुनाव लड़ी जा रही है। हम लोग की ज्वाइंट रैलियाँ होगी, ज्वाइंट सभाएं हम लोगों ने की है, फिर से करेंगे। तो इसलिए आप नेतृत्व का कोई यहाँ प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम यहाँ पे हम लोग का अर्जुन का जो मछली का आँख की तरह हम लोग का एजेंडा सेट है कि हम लोगों को 2025 में फिर से जो है बिहार में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का सरकार बिहार में बनाना है। और उसके लिए नेतृत्व कोई मायने नहीं रखता है। नेतृत्व अभी नीतीश जी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ रहे हैं, और उसके बाद 14 तारीख के बाद आप फिर आएंगे, फिर आप देख लीजिएगा, उसमें कोई बात ही नहीं है। लग रहा है कि आपकी सरकार बन रही है। लग नहीं रहा है, एकदम स्पष्ट बहुमत के साथ हम लोग सरकार बना रहे हैं। और मैं आप ही से पूछता हूँ, एज ए वोटर आप बता दीजिए, आप हमको 25 सीट बता दीजिए बिहार का जहां हम चुनाव हार रहे हैं। 25 सीट? हाँ, 25 सीट बता दीजिए ना। आप बैठे इतना बड़ा 243 में 25, अब छोड़ दीजिए, 50 सीट बता दीजिए जहां हम चुनाव हार रहे हैं। फिर भी 50 सीट भी मैनेज कर देंगे, फिर भी 193 सीट फिर भी बचेगा। आप 50 सीट बता दीजिए जो यूपीए, जो इंडी गठबंधन को आ रहा है। तो मैंने 193 आप जीत रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ, आप हो सकता है गिने हो कि 50 को हार रहे हैं। आप 50 सीट उसका तेजस्वी जी का और कांग्रेस का बता दीजिए। 12 को तो वो ऐसे ही साफ हो गया।
12 कैसे? 12 सीट तो जो है एक दूसरे से साथ ही लड़ रहे हैं। अच्छा, जो कह रहे हैं कि फ्रेंडली। फ्रेंडली क्या होता है? कोई कुछ ना फ्रेंडली है। फ्रेंडली क्या होता है? सही बात, फ्रेंडली तो कुछ गठबंधन में एक गठबंधन का एक एजेंडा होता है, एक नेता होता है, एक नेतृत्व होता है, एक मैनिफेस्टो लगभग सेम होता है। अपने विपक्षी को लड़ाना उसका एजेंडा होता है। तो आप 13 सीट पे एक्स्ट्रा लड़के आप कैसे आप एनडीए को हरा दीजिएगा? हमको बता दीजिए आप। 12 सीट तो ऐसे ही उसका माइनस हो गया। 12 सीट का मतलब 24 सीट माइनस हो गया उसका। नहीं, लेकिन वो तो कह रहे हैं कि भाई हम सत्ता में आ रहे हैं इसलिए हमारे यहाँ इतना मारामारी है, सीटों को लेकर के छीना झपटी है, हम आपस में लड़ रहे हैं। उनके यहाँ क्या है, कौन जाएगा, कहाँ जाएगा? मारामारी नहीं है, कौन कितना पैसा में टिकट बेचेगा इसकी मारामारी है। अच्छा, माने बिक्री हो रही है, बिक्री हो रही है वहाँ पर सीटों की। तो ज्यादा उनको पता है हम सत्ता में आएंगे नहीं, जो वसूली करना है इसी से वसूली कर लो। एनडीए में तो डिसिप्लिन वे में काम होता है। आप अनुशासित ढंग से जहाँ टिकट बंटवारा होता है उसको बढ़िया कहेंगे, या जहाँ पे मारा मारी फाड़ा फाड़ी होता है उसको बढ़िया बोलेंगे? ये मुझे आप बता दीजिए। हमारे जितने भी उम्मीदवार को टिकट मिला आराम से जाकर नॉमिनेशन किए, जो थोड़ा बहुत नाराज भी थे, हाँ, उनको मना लिया गया, उन्होंने वापस भी ले लिया। और राजनीतिक दल के प्रत्येक कार्यकर्ता, मैंने पहले ही बोला, जो बूथ लेवल का कार्यकर्ता है निया जी, उनको भी ये अधिकार है कि वो टिकट मांगे। जो 20 साल से 25 साल से 30 साल से 40 साल से पार्टी की सेवा कर रहा है, तो कुछ कारणवश मान लिया किन्हीं को नहीं मिल पाता है, तो उतना तो रूठने का तो उनका अधिकार है ना। रूठने के बाद मनाने तो हमारे नेतृत्व ही गए ना, उनको छोड़ तो नहीं दिया, उनको अपना सब्जेक्ट तब तो मनाने गए और मान भी गए। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को देव दुर्लभ कार्यकर्ता बोला जाता है। जो राष्ट्र के निर्माण में अपने आप को दधीची बोलते हैं ना, वो हैं। हमेशा उन्होंने दान दिया है अपने आप को राष्ट्र निर्माण में। तो हम लोग के यहाँ ये कोई हाँ, मारा मारी हम जब स्वाभाविक है, चुनावी प्रक्रिया है, 5 साल में एक बार मौका मिलता है, तो सब लोग की इच्छा आकांक्षा महत्वाकांक्षा रहता है कि हम भी विधायक बने, हम भी सांसद बने, हम भी एमएलसी बने। तो लेकिन बनना तो 243 को ही है। गठबंधन की जब जहाँ राजनीति होती है वहाँ अच्छे अच्छे कार्यकर्ताओं का टिकट कट जाता है, तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि उसमें पोटेंशियल नहीं था। हम सांसद बन गए राज्यसभा, इसका मतलब थोड़ी है कि दूसरा पटेल को में पोटेंशियल नहीं था। एक अपना एक पार्टी का एक ये रहता है, सेट रहता है कि हमको इस क्राइटेरिया में ऐसे ऐसे करके इसको लेना है। राजनीति करते हैं हम लोग किस लिए? सीटों को जीतने के लिए। कभी कभी अच्छे लोग भी जो है वो वंचित रह जाते हैं टिकट से, तो इसका ये मतलब नहीं कि उनका इम्पोर्टेंस पार्टी में समाप्त हो गया। हमारे नेतृत्व नियत सब साफ है। और 2025 में पुनः जो है 14 तारीख को मैं आपके स्टूडियो में आके आपको मिठाई खिलाऊंगा, और आप भी हमें बधाई देंगे, ये मुझे पता है। अच्छा, ये बताइए कि इस बार का जो चुनाव है उसमें आप लोगों के सामने इश्यूज़ क्या हैं जिसको आप ले जा रहे हैं जनता के बीच में? क्योंकि मैं देख रहा हूँ ज़्यादातर अमित शाह जी आए हों और है कोई और दूसरा नेता, जंगल राज, लालू, राबड़ी, तेजस्वी, और कोई डेवलपमेंट का जो आप क्या किए उस पर ज़्यादा जोर नहीं है। नहीं, डेवलपमेंट कैसे एजेंडा नहीं, यही तो है, यही चीज़ तो है ना कि लालू राज में चाहे जो आरजेडी और कांग्रेस का राज था वहाँ डेवलपमेंट नहीं था। उस राज को जंगल राज कहते थे। जो लोग आज से 2005 से पहले जो नए मतदाता बने हैं, मेरा बेटा भी 2006 में जन्म लिया नया, उसको क्या पता है कि लालू का राज और कांग्रेस का राज क्या था। हमारा एक ही एजेंडा होता है, विकास विकास और विकास। आप यहाँ से चले जाइए, कई बिहार के लोगों ने कल्पना किया था क्या बिहार में भी मैरीन ड्राइव बनेगा। जिस राघोपुर से वो चुन के आते हैं, उस राघोपुर के जाने के लिए आप भी देखे होंगे कितना अच्छा जो है ब्रिज बना है वहाँ पे। आप देखिए पूरा बिहार में रोड सड़क का जाल बिछ गया। जहाँ एक एम्स था, वो भी एक एम्स जो है माननीय हमारे एनडीए सरकार में ही वाजपेयी जी ने दिया था, 2 एम्स हो गया। दरभंगा में एयरपोर्ट हो गया। बिहटा का एयरपोर्ट का डेवलपमेंट हो रहा है। पटना का एयरपोर्ट पहले देखते थे देखने में कैसा था, अब देखिए हज़ारों करोड़ रुपया से उसका डेवलपमेंट हो रहा है। एक्सप्रेस वे बन रहा है, नया नया हाईवे बन रहा है,
फिर नए केंद्रीय विद्यालय बनाया गया है। पूरा ऐसे जिलों में दो दो केंद्रीय विद्यालय दिया गया है। मखाना बोर्ड का गठन हो गया, जो मखाना जो उत्तर बिहार के लोगों का ये है। ओबीसी आयोग जो आज़ादी के बाद से एक आयोग का को जो है संवैधानिक दर्जा नहीं था, वो हमारी पार्टी ने दिया है। बिहार में मतलब 2-3 लाख करोड़ से ऊपर का जो है स्पेशल पैकेज की ये लगभग 1.5 लाख करोड़ तक रुपया जो दिया गया। नए नए ब्रिज बन रहा है, कहाँ से बन रहा है? अगर डेवलपमेंट नहीं होता तो ये आप चले जाइए, आप इधर बख्तियारपुर 4 लेन देख लीजिए, फिर आप यहाँ से आप सिर्फ 4 लेन पकड़िए और सीधा यहाँ बेगूसराय चले जाइए। बेगूसराय का सिमरिया पुल किसी ने कल्पना किया था क्या? पटना से बेगूसराय आप 1.25 घंटा 1.5 घंटा में चले जाइए, कभी किसी ने कल्पना किया था क्या? तो डेवलपमेंट किसको कहते हैं? आपने बिहार को 50 साल पीछे भेज दिया। नीतीश जी और भारतीय जनता पार्टी ने उसको सतह पे लाया। अब रही बात, थोड़ा सा यहाँ ज़मीन थोड़ा कॉस्टली है, लैंडलॉक स्टेट है, तो थोड़ा सा इंडस्ट्री में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, लेकिन वो भी सरकार जो है उसके लिए भी SEZ का जो है हमारे जो उद्योग मंत्रालय है, वो जगह जगह हर जिलों में एक एक जिला का एक जो है प्रोडक्ट जो है, उसके लिए हर जिलों में एक SEZ टाइप छोटा सा इंडस्ट्रियल हब बनाने की जो है हमारी सरकार की योजना, और उस पर काम चल रहा है। और देखिएगा कि बिहार आने वाला समय में, जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है विकसित भारत का 2047 तक, विकसित भारत के साथ साथ समृद्ध बिहार और आत्मनिर्भर बिहार भी बनेगा। ये आपको एश्योर करता हूँ। जिस गाड़ी रेंज रोवर और जिस फॉर्चूनर से चल के तेजस्वी जी और कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि बिहार में डेवलपमेंट नहीं हुआ, तो वो अगर अपने पिताजी के कार्यकाल में अगर देखते, RJD के शासनकाल में देखते, तो पटना से वो 4 लेन पे अपनी गाड़ी से वो तो अब चुनाव प्रचार नहीं कर पाते। ये विकास तो हुआ है, ये वो माने या ना माने। अगर बंद कमरे में भी कहेंगे काश हम भी ऐसा, हमारे पूर्वज भी ऐसा विकास किए होते, तो हम लोग आज इस तरह से जीवन नहीं जा। पूर्णिया में देखिए एयरपोर्ट बन गया, भागलपुर में एयरपोर्ट बन रहा है, ये बीटा का एयरपोर्ट जो है वो भी, उसमें भी काम शुरू हो गया है। ड्राई पोर्ट बन रहा है, आपका ड्राई पोर्ट बन गया है यहाँ पे बीटा में। अब एक्सपोर्टर को जो बाहर माल भेजते थे, यहीं पे सब कुछ उसका कस्टम क्लियरेंस से लेकर सब कुछ यहीं पे होगा। कैसे विकास नहीं हुआ? गांव तक, एक छोटा गांव में भी एडिशनल PSC बन गया। सारी बिहार के लगभग 99% गाँव में जो है, 100% गाँव में जो है विद्युतीकरण का काम हो गया। 100% गाँव में जो है 10+2 स्कूल जो है का नया बिल्डिंग बन गया। तो अब एक ही बार 50 साल आप लूटिए, 15 साल में कह दीजिए कि आप, एक आदमी अगर 1 साल पीछे जाता है ना, 1 साल को काम रुकता है तो 5 साल पीछे जाता है। आप गाड़ी आप 100 की स्पीड से चलाइए और एक बार रोक दीजिए, जो आप 1 घंटा में पहुंचेंगे वो आपका 1.25 घंटा हो जाएगा। तो 50 साल के काम को, भ्रष्टाचार को, अब 15 साल में नीतीश जी ने ईमानदारी पूर्वक बिहार में विकास किया है। इस पूरे हिंदुस्तान में 2 नेता ऐसे हैं जिन पे कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा सकता। वो हमारे देश का यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। अभी तक 11 वर्षों के कार्यकाल में किसी माई के लाल की हिम्मत नहीं है कि केंद्र सरकार के किसी भी मंत्री पे कोई भ्रष्टाचार का आरोप लगा दे। उनके किसी भी सांसद को ये कह दे कि 10 रुपया इतना पैसा देते हैं, किसी का ट्रांसफर पोस्टिंग करा दो। नीतीश कुमार जी आज 18 साल से वो बिहार में हैं, एक भी मकान नहीं है उनको। नरेंद्र मोदी जी 11 साल से देश के प्रधानमंत्री हैं, 15 साल गुजरात जैसे समृद्ध स्टेट का वो CM रहे हैं। कोई नहीं बोलेगा नरेंद्र मोदी जी के नाम से 1 बीघा जमीन भी उन्होंने कभी अर्बन एरिया में कहीं नहीं, आप इतना गिना दिया आपने। बिहार में बहुत कुछ हुआ डेवलपमेंट। आप नहीं हुआ क्या? आप बताइए ना। ना, मैं वो सवाल पूछ रहा हूँ ना, मैं तो बताना आपका काम है ना, सवाल तो मैं पूछूंगा। जब इतना कुछ हुआ, सब इतना कुछ दिया आपने, सरकार ने दिया, केंद्र से मिला, बिहार से मिला, तो फिर जो है चुनावी साल में लगभग 1.25 करोड़ महिलाओं के खाते में 10-10 हज़ार रुपये देना, जिसको विपक्ष कह रही है कि सरकारी घूस से क्या जरूरत पड़ गई? अच्छा ये बताइए, वो जब कहते हैं कि मैं सबको 2,500 रुपये दूंगा सबके अकाउंट में, 3 करोड़ घर को नौकरी दे दूंगा, तो वो क्या है? ना दे तो सरकार काम नहीं कर रही है, दे तो घूस दे रही है। ये तो उनका जरूरत क्या पड़ी जब इतना सब कुछ हो ही गया है? और समृद्ध को और समृद्ध कर रहे हैं। अच्छा, अगर आप 10 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं, अगर आपको 10.5 लाख रुपए महीना इनकम होने लगे तो क्या बुराई है?
अगर आप 10 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं, अगर आपको 10.5 लाख रुपए महीना आप तो सब चुनावी वर्ष में याद आता है। चुनावी वर्ष में याद नहीं आता। चुनावी वर्ष में कुछ राजनीतिक एजेंडा होता है, कुछ ये होता है, जो कुछ छूटा हुआ काम रहता है, लगता है जैसे आप त्यौहार आता है तो ऐसा थोड़ी है घर को साफ रखना नहीं चाहते। दीपावली आया, सब लोग एक ही साथ सब अपने अपने घर में पोचाड़ा करवाते हैं, पूरा साफ करते हैं। इसका मतलब ये उसका नियत, आपका ये नियत थोड़ी है कि आपका घर साफ नहीं रहे, ऐसा तो कोई बात नहीं है। तो ऐसा नहीं। अब हमारे जीविका दीदियों को अगर पैसा तो पहले से दे रही है सरकार, अगर उनको उनके काम के बदले में कुछ अवार्ड और रिवार्ड दे दिए तो इसमें बुराई क्या है? वो 3 करोड़ कहाँ से देंगे नौकरी, पूछेगा तो। हाँ, वो भी तो लगता है कि सब झूठ की खेती हो रही है। कहाँ से आदमी को उतना ही बोलना चाहिए। पूरे पूरे हिंदुस्तान में 1% का सरकारी नौकरी है, कहाँ से दे देंगे वो? आज निकलिए आप, करिए भैया, आप आरा यहाँ से निकलिए और सीधा बनारस देख लीजिए आप, बक्सर है एक्सप्रेस पे को। अभी तो कोई नहीं ना बोल सकता है। आप कोई बता दीजिए छूट। देखिए, पर्सनल कुछ है आपके साथ, किसी की पर्सनल अदावत है तो वो तो अमेरिका में भी नहीं रोक पाया आपको, जो हाईली अमेरिका और ब्रिटेन में जो स्कॉटलैंड यार्ड की पुलिस पूरे वर्ल्ड में सबसे अच्छा मानी जाती है। लेकिन आपके पास अदावत नहीं है, किसी के साथ दुश्मनी नहीं है। बताइए, बोरिंग रोड चौराहा है ना, आप तो मेरा उम्र जितना नहीं है उतना दिन से आप पत्रकारिता कर रहे हैं। डाकबंगला चौराहा है ना, बता दीजिए 2005 से पहले अगर कोई महिला और लड़की फैमिली के साथ जाके 11 बजे रात में डाकबंगला चौराहा पे, बोरिंग रोड चौराहा पे जाके आइसक्रीम खा ले। 5 बजे के बाद, अंधेरा होने के बाद पूछने लगता था कि अरे कब लौटोगे। वो ये नहीं, फोन इसके लिए सूचना नहीं जाती थी। लेकिन ये जो बात कह रहे हैं आप, जो आप नया वोटर्स हैं 15 लाख, इसके बाद जो 18 से लेकर के 25 वाले जो लोग हैं जो अभी वोटर बने हैं या वोट देंगे, ये सब सोचेंगे उनके सामने है। इसीलिए तुमको बताया जा रहा है ना। अच्छा, ये बताया जा रहा है। अरे वाह, देखो बाबू, 2005 के तो आप ये नहीं बताते हैं कि हमने क्या क्या काम किया, इस पर वोट दो। नहीं, उस पर भी पता है, लेकिन हमने जो काम किया इस काम की गति को रुके ना। जो काम चल रहा है बाबू, जो डेवलपमेंट के काम, जो मेरिन ड्राइव एक्सप्रेसवे और ये देख रहे हो, एयरपोर्ट देख रहे हो, नया नया केंद्रीय विद्यालय देख रहे हो, नया एयरपोर्ट देख रहे हो, एम्स देख रहे हो, मखाना बोर्ड देख रहे हो, आयोग देख रहे हो, ये सब जो देख रहे हो, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ। वैसा भी समय बिहार ने देखा है जब हम लोग बच्चे थे कि किन्हीं के शादी में नई कार जो है शोरूम से, आज यही वजह है कि बिहार में BMW और मर्सिडीज का शोरूम नहीं है, सब जाके रांची शिफ्ट हो गया था। ये आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है। तो हम लोग ये बता रहे हैं नए वोटर्स को कि हमारी सरकार जब 2005 से 2025 तक है, कुछ कालखंड को छोड़ दिया जाए, इसमें जो हमने विकास किया, और 2005 के पहले कि बिहार की स्थिति 2090 से 2005 तक बिहार की स्थिति क्या थी बाबू, आप लोग नहीं जानते हो तो जानो, पढ़ो, तो इतिहास को पढ़ना चाहिए कि हमारा खेती कोई और करता था मोकामा टाल में, बरहैया टाल में, और काटता कोई और था। अब किसी की माई के लाल का औकात नहीं है कि मोकामा और बरहैया टाल एरिया में, चाहे दियर एरिया में आपका फसल है को काट ले। मैं गलत बोल रहा हूँ तो आप बताइए। टाल जैसा और दियर जैसा एरिया में भी अभी रोड चला गया है। मोकामा टाल में अपना फसल काटने के लिए, कन्हैया जी, हम लोग बच्चा थे उसमें, उसके लिए भी गोलियां चलाना पड़ता था किसान को। कौन होते थे? सब हरा गमछा वाले, RJD वाले। लालू जी को तो लालू जी के वोटरों ने बर्बाद किया, उनके समाज ने बर्बाद किया। लालू जी क्या किया उनके समाज के लोगों ने? सब अति पिछड़ों को परेशान किया। आप खेत आपका है, जोतेंगे हम, बोएंगे हम, काटेंगे वो। हर 2 किलोमीटर के बाद, हर 1 किलोमीटर के बाद फलना दादा, फलना गोप, फलना आदमी रंगदार बन गया था। बोल के देखे अब सुशासन की सरकार में। अब वैसा नहीं है। अब वैसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, आप न्यूट्रल होकर बोलिए ना। अभी आप स्टूडियो से निकलेंगे आराम से घर चले जाएंगे, स्टूडियो से निकलेंगे आराम से घर चले जाएंगे। सिवान में क्या स्थिति थी? सिवान जाइए तो फलना बाबू, शाहबाद क्षेत्र चले जाइए तो माले और नहीं। आपके दल के जो हैं जो RKC, उन्होंने जो कह रहे हैं कि इन लोग नाम लिया है, मैं नाम नहीं लूँगा, कि इन लोगों को वोट नहीं दीजिए, उनसे बढ़िया है कि आप चुल्लू भर पानी में मर जाइए।
देखिए, तो माननीय आर.के. सिंह जी ने क्या कहा, किस परिप्रेक्ष्य में कहा, तो ये नेता जिनके बारे में वो बोल रहे हैं, तो अभी तो नेतृत्व नहीं मिला है उनको। जब वो केंद्र में मंत्री थे तभी ये लोग मंत्री थे, उसमें उन्होंने क्यों नहीं बोला? जब वो केंद्र में मंत्री थे तो आखिर अब क्यों बोल रहे हैं अब क्यों वो मैं तो उनका स्पोक पर्सन हूँ नहीं, तो वो बेहतर बताएंगे ना क्यों बोल रहे हैं। बोल रहे हैं, प्रचार करवाने बोल रहे हैं या कोई बुलवा रहा है? ये तो बेहतर वो बताएंगे। आर.के. सिंह जी क्यों बोल रहे हैं, मैं तो यही तो कह रहा हूँ। जब आप इसके पहले लोकसभा चुनाव लड़े, पार्टी ने आपको लोकसभा चुनाव केंद्र में मंत्री बनाया, फिर आप चुनाव जीते, चुनाव हार गए, ठीक है। अरे वो तो कह रहे हैं हरवा दिए गए। ठीक है, मैं उनकी बात मान लो तो हरवा दिया गया। तो जो उस समय भी वो लोग पद में थे, तो उस समय क्यों नहीं आप विरोध किए? नया तो कोई क्राइम नहीं किया किन्हीं ने। जो आरोप लगा रहे हैं वो तो बहुत पहले का आरोप है। तो उसमें आप तो केंद्र सरकार में गृह सचिव थे, वो केंद्र सरकार में गृह सचिव थे, बिहार में सीनियर IAS रहे हैं वो, तो उनको तो पहले से जानकारी होगी ना कि मेरा क्या प्रोफाइल है, आपका क्या प्रोफाइल है। तो उनसे मदद नहीं लेते, चुनाव प्रचार नहीं करवाते। आर.के. सिंह साहब क्या बोल रहे हैं तो बेटर वो बताइए। अरे छोड़िए उसको, हम बात हम नहीं करें, ये हमको बताइए। ये चर्चा है कि इस बार बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बनाएगी, इसमें कितना दम है? कन्हैया जी, किसी भी पार्टी का, चाहे वो LJP से उठा लीजिए, या मांझी जी को उठा लीजिए, या JDU को उठा लीजिए, या भाजपा को उठा लीजिए, या उपेंद्र जी को उठा लीजिए, या कांग्रेस को उठा लीजिए, जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं, उनकी कार्यकर्ताओं की आकांक्षा, इच्छा, अभिलाषा रहती है कि हमारा CM हो। अगर हमारे कार्यकर्ता सोचते हैं, मैं एज ए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, अगर मैं ये सोचता हूं कि बिहार में मेरा मुख्यमंत्री बने, केंद्र में मेरा प्रधानमंत्री कोई गलत बात नहीं है, तो ये कोई गलत बात नहीं है। लेकिन गठबंधन धर्म है, गठबंधन धर्म में पांचों दल के नेता जो तय करेंगे वही बिहार का CM होगा। अभी नेतृत्व माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग बिहार में चुनाव लड़ रहे हैं, और माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री जी के देख रेख में पूरी तरह से जो है उनके आशीर्वाद से बिहार विकास कर रहा है। यहाँ डबल इंजन की सरकार है, और बिहार की जनता इसी मुद्दे पे, विकास के मुद्दे पे, और लालू जी का जो पूर्व में भ्रष्टाचार था, उनका जो नेतृत्व था RJD का, कांग्रेस का, उसको देखते हुए बिहार की जनता जो है वोट करेगी। ये ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। और किसी पार्टी का, आपका मान लिया आपके घर का लड़का है, तो आप मान लिया बढ़िया पढ़ाई, तो आप क्यों नहीं चाहिए वो टॉप करे? तो अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता, लीडर ये चाहता है, लेकिन इसके लिए मेरा किसी का विरोध तो नहीं कर रहा है ना। एक चाहत रखना, तो चाहत क्यों नहीं रखेंगे? अगर कोई पॉलिटिकल कार्यकर्ता कहता है मैं विधायक सांसद बनूं, तो क्यों नहीं चाहेगा? इसका मतलब थोड़ी एक दूसरे का विरोधी है वो। अच्छा एक बात बताइए, आप अभी पढ़ रहे होंगे अखबारों में, खबरें चल रही हैं, सोशल मीडिया पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बजाते प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया आपके होम मिनिस्टर पर कि वो हमारे कैंडिडेट्स को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, कई तरह से प्रेशराइज कर रहे हैं कि मैदान छोड़ करके भागो या तो हमारे साथ आ जाओ। और उन्होंने कहा कि 3 जो गोपालगंज और इसके बाद बरहमपुर और दानापुर, वो दबाव डाल के, क्या है ये मामला? आप देखिए, प्रशांत किशोर जी हर बात को सनसनीखेज बनाते हैं। अच्छा, उनका पहला ये है, क्योंकि वो स्ट्रेटजी मेकर रहे हैं, उन्होंने बैकग्राउंड म्यूजिक तैयार किया है, तो उनको लगता है कि सब कुछ सनसनीखेज बनाने से हो जाता है। अरे बैठाना ही होगा तो आपके 3 सीट पे क्यों करेंगे? वो बताना 14 सीट आपने बनाया लिस्ट उसको। ये गलतफहमी के शिकार हैं। उनको उतना ही वोट आएगा जितना नोटा में वोट पड़ना था प्रशांत किशोर को जी, आप देख लीजिए। तो वो बोल रहे हैं कि हमसे डर गए हैं आप लोग। कौन? प्रशांत किशोर बोले कि नीतीश अमित शाह जी हमसे डर गए हैं। ये वो हम लोग के देहात में कहावत है, हाँ, हाथिया डरे लाश से तो पिलमनमा कहे डरे से डरा है। हाथी जब चलता है, हाथी जो उसको पिलेमान या कुछ बोलते हैं, जो पिलेमान करता है, तो हाथी अपने चाल में चलता है, तो पिलेमान को लगता है कि नहीं मेरे डर से ही चल रहा है। वही हाल उनका है। अरे भारतीय जनता पार्टी हाथी है, उनसे क्यों डरने जाएंगे? और उससे कितना प्रशांत किशोर आएंगे और जाएंगे। जब प्रशांत किशोर जी जब जन्म नहीं लिया उस समय से भारतीय जनता पार्टी जनसंघ है।
जब प्रशांत किशोर जी बहुत कम उम्र के होंगे तब से नीतीश कुमार जी केंद्र सरकार में मंत्री और विधायक रहे। नीतीश जी 1977 से राजनीति कर रहे हैं। 85 में पहला बार वो विधायक बने हैं। 89 में वो केंद्र में मंत्री बन चुके थे, कृषि मंत्री। तो क्या अब नया युग में आया, लैपटॉप का ज़माना आया, चलो भाई डाटा देखना है तो सही से डाटा देखने के लिए आप एज ए एम्प्लॉय काम कर रहे थे ना, एज ए आप कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहे थे। आपको दिया गया था कि बताइए भाई मेरी योजनाएं क्या है, कैसे चल रही है। एक डाटा कलेक्टर थे आप, आपको सब पार्टी का डाटा मिल गया और आप आज खुद करें। ठीक है, मैदान लोकतंत्र है, सबको लड़ने का अधिकार है, लड़ रहे हैं। और राजनीति में तो हर पार्टी चाहती है कि आप मेरा समर्थन कर दीजिए। और हमारा गृह मंत्री जी को इतना फुर्सत नहीं है कि उनके कैंडिडेट को बैठा रहे हैं। अच्छा, इतना फुर्सत नहीं है कि जौन स्वराज के कैंडिडेट को बोले तो हमको समर्थन कर दो। उतना भारतीय जनता पार्टी कमजोर नहीं है। अच्छा, ये बताइए शंभू शरण पटेल जी, हाइपोथेटिकल ही क्वेश्चन मान लीजिएगा। बोलिए आप बोलिए। आप बड़े अगर बीजेपी का यहाँ मुख्यमंत्री बनाना हुआ तो कौन बनेगा? ये तो यक्ष प्रश्न है। ये तो विधायक तय करेंगे, नेतृत्व तय करेगा। इसमें मैं कैसे बोलूं? मैं ऐसे पूछा कि मैंने नित्यानंद राय जी रेस में हैं, सम्राट चौधरी जी भी हैं, कि कहीं तीसरा बन जाएगा जैसे राजस्थान में पर्ची देख करके निकल गया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में कुछ भी हो सकता है और राजनीति में कुछ भी हो सकता है। एक बात मैं बता दे रहा हूँ आपको, लेकिन कौन बनेंगे ये तो नेतृत्व और विधायक दल विधायक तय करेंगे जो जीत के आएंगे। और भारतीय जनता पार्टी बहुत डिसिप्लिन पार्टी है। जो नेतृत्व एक बार बोल देते हैं हम लोग, वो सारे कार्यकर्ता, चाहे वो इवन प्रधानमंत्री जी भी जब पार्टी कार्य आज तक मीटिंग जो उन्होंने जो भी किया वो कार्यालय में किया है। अभी भी हम लोग का सांसदों का जब कार्यशाला हो रहा था, एज ए कार्यकर्ता हम लोग के बगल में आके बैठ गए थे। तो हम लोग के यहाँ सारे लोग कार्यकर्ता हैं। अच्छा, एक चीज़ ये बोलता है कि इस चुनाव के बाद जेडीयू जो है समाप्त हो जाएगी, आपको लगता है क्या ऐसा है? अब आप मुझे फंसा रहे हैं। नहीं, मैं फंसाना क्या, फंसने वाले हैं। क्यों समाप्त होगी? माननीय नीतीश जी हैं, नीतीश जी जब तक हैं तब तक तो है। नहीं तो उनके पुत्र आ जाएंगे। अब तो वो तो नीतीश जी बेहतर बताएं। कैसे किसी को तो अपना सेकंड लाइन ने तो आपके यहाँ तो है, दूसरा चले आए हैं, वहाँ तो कुछ ही नहीं। ऐसा नहीं है। वो नीतीश जी बहुत ही बड़े पॉलिटिशियन हैं और नीतीश जी जब जो करते हैं बाएं हाथ करते हैं, दाएं हाथ को पता चलने नहीं देते हैं। और उनका एक स्पष्ट है कि हम परिवारवाद को बढ़ावा नहीं देंगे और इसी एजेंडा अभी तक उन्होंने इस चीज़ को फॉलो किया है। अब एक आध और हम लोग को तो है कि अगर उनके पुत्र निशान जी आ जाएंगे, न्यू जनरेशन के साथ काम करने का मौका मिलेगा। ये पढ़े लिखे और बहुत ही डिसिप्लिन लड़का है उनके जो पुत्र हैं निशान जी। कहीं से भी ईगो नहीं है कि मेरे पिताजी 20 साल से बिहार के सीएम हैं, तो आ जाते हैं तो बेहतर है, तो हम लोग स्वागत करेंगे। हमारे समाज को एक नेतृत्व मिलेगा, ऐसा नहीं है। और नीतीश जी जो उन्होंने कहा शुरू दिन से, वो अपने पे तो 100% उन्होंने उसका इम्प्लीमेंट किया और अभी तक उनके परिवार का कोई भी सदस्य राजनीति में नहीं आया। और निशान जी आते हैं तो हम सभी लोग उनका दिल खोल कर स्वागत करेंगे। अच्छा, आपकी राजनीति जो है राजद से शुरू हुई थी? नहीं, मैं तो आरजेडी तो मैंने कभी देखा नहीं। आरजेडी में नहीं रहे? नहीं, कहीं कहीं मैं पढ़ा कि आप बोलने के लिए मैं 1997-99 NS कॉलेज 12वीं विद्यार्थी परिषद तक कार्यकर्ता रहा। मैं समरसता प्रमुख भी रहा अपने जो मेरा मातृ संगठन है। बोलने के लिए कोई कुछ बोल देता है, उससे क्या कीजिएगा? अगर आपके यहाँ चले आए तो हम आपका यहाँ थोड़ी हो गया। हम स्वराज पोस्ट के आप थोड़े तो थोड़ी हो गया। किसी का संबंध है। तेजस्वी जाओ को एज ए लीडर, एज ए पॉलिटिशियन आप किस तरह से आंकते हैं? तेजस्वी जी यंग हैं, थोड़ा वेट उनको कम करना पड़ेगा। क्रिकेटर थे तो क्रिकेटर की तरह रहे और अपने जो उन पे जो दाग है उसको धोने का प्रयास करें। और जितना मेहनत वो ड्राइंग रूम में बैठ के करते हैं उतना अपने ज़्यादा से ज़्यादा कार्यकर्ताओं से मिले
और थोड़ा उनको अभी राजनीतिक परिपक्वता और लानी होगी। दाग वाले तो आपके भी दल में हैं। वो दाग बाय बर्थ दाग नहीं है। आप उसको नौवा कहते थे, आपके यहाँ तो 7वां आ गए। कहाँ? अरे वो 9वां पास भी नहीं है, तो आपके यहाँ भी तो आगे की 7वां पास नहीं है। अब तो उन्होंने जो कौन क्या पास है, मैंने तो किसी का डिग्री देखा नहीं है ना। तेजस्वी का जी का देखे हैं ना, जिनके बारे में बोल रहे हैं उनको देखे हैं। उनका सब जो है शपथ पत्र दिया हुआ है, वो जाके लोग अपना देख लें। इसका जवाब मैं कितना पढ़ा लिखा हूँ ये तो मैं बता सकता हूँ, वो कितने पढ़े लिखे हैं वो बता सकते हैं। तो इसमें मैं तो किसी व्यक्तिगत को टिप्पणी करता नहीं। अच्छा, आप फुल टाइम पॉलिटिशियन हैं? हाँ, थोड़ा बहुत तो निजी व्यापार तो रहता ही है, नहीं तो घर कहाँ से चलेगा। अच्छा, कुछ निजी व्यापार रहता है। आप माने पॉलिटिक्स के अलावा और किस चीज़ में आपकी रुचि है? मुझे घूमने और पढ़ने का बहुत शौक है। घूमना? कहाँ घूमना? कहीं भी, तीर्थ स्थानों पर या दोनों? मैं पर्यटन स्थल मतलब तीर्थ स्थान ही जाता हूँ ज़्यादातर। या एडवेंचरस जगह नहीं जाता हूँ। अच्छा। तो ज़्यादातर मैं अपना जो पूजा पाठ है मैं हाइड ही रखता हूँ। क्या पढ़ते हैं ज़्यादा? मैं तो नाम शंभू है, लेकिन कृष्ण भगवान के अनुयायी है। अच्छा। तो कृष्ण को मैंने शंभू तो महादेव को कहते हैं ना? हाँ, शंभू तो भगवान शंकर का पर्यायवाची शब्द है। लेकिन मेरे आइडियल जो है वो लॉर्ड कृष्णा है और माँ का मैं भक्त हूँ। इसलिए मैं लॉर्ड कृष्णा को मानता हूँ। अच्छा, आप जिस समाज से आते हैं, धानुक समाज से हैं आप, तो धानुक और कुर्मी दोनों एक हैं या अलग अलग, क्या है? देखिए, बिहार में धानुक समाज को कुर्मी की उपजाति मानी जाती है। अच्छा। और हम लोग ईबीसी हैं। लेकिन बिहार में करीब 15 लोकसभा ऐसा है और 122-23 विधानसभा ऐसा है जहाँ धानुक समाज की आबादी 10,000 से लेके करीब 50-60 हज़ार तक है। 15 लोकसभा में? नहीं, ये विधानसभा में तो 122 विधानसभा का बोल रहा हूँ। 122 विधानसभा में? लोकसभा वाइज मैं आपको बता दूं, मुंगेर, भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, बेगूसराय, खगड़िया, झंझारपुर, मधुबनी, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, नालंदा और इधर पटना साहिब के अगर जाएंगे तो बख्तियारपुर थोड़ा बहुत पटना में, तो उसको मैं मैनेज ही कर देता हूँ। और उधर आ जाइए, दरभंगा 13 हो गया और उधर उज्जैरपुर लोकसभा में। अच्छा, ठीक है। और हाँ, सुपौल 15 लोग, सीतामढ़ी 16, कहीं कहीं जो हम लोग जसवार कुर्मी बोलते हैं। जसवार कुर्मी। अच्छा। तो कहीं कहीं हम लोग का बहुत सारे जिलों में सर्टिफिकेट भी धानु का नहीं बनता है। तो आप जो दक्षिण बिहार है, मध्य बिहार, उधर हम लोग की आबादी कम है, शाहाबाद क्षेत्र में कम है। लेकिन आप इधर से पटना से जब जाएंगे तो कहलगांव तक, इधर गंगा टपेंगे तो मुजफ्फरपुर के बाद सीधा सीमांचल तक सब हम लोग हैं। अच्छा। और बहुत लोग कुर्मी जो है, धानुक जो है कुर्मी बन गया है। कैसे कुर्मी बन गए? बहुत लोग अब बोलते बोलते बहुत जगह, जैसे गया में सर्टिफिकेट बनना मुश्किल हो रहा है, जहानाबाद में सर्टिफिकेट नहीं बन रहा धानु का। हाँ, सहरसा में सर्टिफिकेट नहीं बन रहा है, बहुत मुश्किल से बन रहा है। ये तो सरकार की गलती है। हाँ, गलती हो सकती है, लोगों ने बोलना भी छोड़ दिया था। बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में जो है वो बनना भी बंद हो गया, वो लोग जसवार कुर्मी ही बन के रह गए। तो बड़ी आबादी है। मैं तो कह रहा हूँ कि आप इतना भी, आप पत्रकार है, किसी से पूछ लीजिए। लेकिन हाल में कोई नेता कोई रैली उली किए थे, उसमें कई जातियों को मिला करके उन्होंने क्लब किया था कि ये सब कुर्मी समाज, धानुक सानुक क्या 7-8 जातियाँ, वो कुर्मी की उपजाति लोग मानते हैं। लेकिन हम लोग का कुर्मी में शादी सिर्फ अवधिया में होता है और समसवार में होता है, चंदेल में। अच्छा। हम लोग जब मैंने कुर्मी में 3-4 हैं जो में शादियाँ होती हैं, घमेला हैं। नहीं, कुर्मी में घमेला कुछ ऐसा, ये नालंदा में मिलेंगे, नालंदा और
थोड़ा बहुत शेखपुरा का 12 बीघा और वारसलीगंज एरिया नवादा का, पटना का बाढ़ और मोकामा ये घमेला, कुछ ऐसा सिर्फ नालंदा जिला में, दूसरे जिला में नहीं है। अवधिया हरनौत ब्लॉक में, और फिर क्या कहते हैं, तो आप लोगों में बेटी रोटी का संबंध हो गया है, अब होता है? पटना में तो अवधिया में हम लोग, अवधिया और समस्वार में फ्रिक्वेंट शादी होती है। समस्वार हम लोग का आपको भागलपुर में मिलेगा, नालंदा में ये लखीसराय मिलेगा, मुंगेर डिवीजन में ज़्यादा आपको मिलेगा। फिर थोड़ा सा वैशाली का जो पार्ट है, देसरी वाला पार्ट है, वहाँ है। तो हम लोग की शादियाँ लगभग इधर ही होती है। तो बाकी सब जगह उत्तर बिहार में ज़्यादातर धानुक बोलते हैं, जो समृद्ध हो गया अपने आप को जसवारपुर में बोलते हैं। अच्छा। बिहार में 15-16 लोकसभा है जहाँ बड़ी आबादी है। अभी भी वो लोग तो नेता तो नीतीश कुमार को मानते हैं। हाँ, नेता चूँकि कोई था नहीं तो मानते हैं, लेकिन जब आप जाते हैं तो बोलते हैं कि आप लोग भी नेतृत्व संभालिए, मिलते भी हैं। और मोकामा में आपको तो नेतृत्व मिलते रह गया, किसी ने कटवा दिया। मुझे जो पता है कि आप अध्यक्ष बनने वाले थे बीजेपी मुझे के। पता नहीं है, आपको कहाँ से पता है? पता नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, कुछ लोग राजनीति में लगे रहते हैं, कटवाने का तो रहता ही है। पार्टी ने मुझे बड़ा दायित्व दिया है। राज्यसभा सांसद कोई छोटा मोटा पद होता नहीं है। अपने संसदीय पार्ट का, जिसको हाउस ऑफ लॉर्ड्स बोला जाता है, उसका मुझे सदस्य बनने का माननीय नरेंद्र मोदी जी ने हमें बनाया। तो इसी में खुश है। पार्टी को जहाँ उपयोगिता लगती है उपयोग करती है, ऐसा नहीं है। मोकामा में आप विधानसभा चुनाव में भी देखे होंगे। अभी आप जाएंगे चुनाव में, घूमना शुरू करेंगे? हाँ, आप लोग अभी तो नॉमिनेशन में थे, इसके पहले एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन में थे। कल से फिर पूरा बिहार घूमेंगे। तो उसमें पार्टी को, कुछ लोग तो राजनीति में रहते ही हैं काटने वाले, कटवाने वाले। नहीं, भाजपा के यहाँ कहते हैं कि इस समय 2 गुट है। एक सम्राट चौधरी का गुट है, एक नित्यानंद राय का गुट है। 2 गुट में आप किधर रहिएगा? आप किस गुट में हैं? नहीं, कोई गुट नहीं है। कोई गुट नहीं है। हमारे माननीय नित्यानंद जी जब बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष थे, तो मेरा 2015 में विधानसभा का टिकट कट गया था शेखपुरा से। अच्छा। वो गठबंधन में चला गया था मांझी जी के सीट को, उसमें हम के साथ था। कहाँ से? शेखपुरा से। 2020 के लोक विधानसभा चुनाव में मैं सूझबूझ तैयारी कर रहा था, वो भी चला गया। वो भी किसी ने चला गया। कुछ लोग बोलते हैं आज तक जेडीयू वहाँ से लड़ी नहीं थी, जेडीयू को चला गया। और उसी के आधार पर इस बार नित्यानंद जी ने क्या कि उन्होंने हर समाज के लोगों को उन्होंने मौका दिया काम करने का। नित्यानंद जी की खासियत है कि वो सोते नहीं थे। जब प्रदेश अध्यक्ष थे, मैं उनके साथ तो 4 साल, 16 की बात है, 16 में जब बने थे, तो उसमें मैं ओबीसी मोर्चा में महामंत्री बना था। उसके बाद डॉक्टर संजय जायसवाल जी के में प्रदेश मंत्री बना, फिर सीमांचल का प्रभारी बना। तो नित्यानंद जी का एक गुण है, वो अपने लोगों को काम करने का मौका देते हैं। उनका था कि अपने लोगों का, मैं आप उनके आदमी हैं? नहीं, अपने लोग मतलब, अरे आप ही तो कह रहे हैं कि हम उनके लोग। मेरा बात मैं ये नहीं बोल रहा, अपने कार्यकर्ताओं को काम करने का मौका देते हैं। अच्छा। उनके नेतृत्व में जब बिहार में वो प्रदेश अध्यक्ष थे, तो उन्होंने सारे पदाधिकारियों को खुल के काम करने का मौका दिया। आप काम करो, काम के बेस पे वो चुनाव करते थे, जिसका नतीजा हुआ कि जिस समाज का कोई नेतृत्व नहीं था, उस समाज का नेतृत्व भी बिहार में बन के उनका था कि समाज के सभी वर्गों को नेतृत्व मिले। और उसके लिए नेतृत्व कब उभरेगा? जब आपको स्पेस दिया जाएगा काम के लिए। मान लिया आपके साथ कोई एसोसिएटेड है, तो उनका आप निखार कब देखेंगे? जब उनको कोई काम सौंपेंगे, काम को अच्छा डिलीवर करेंगे, तभी तो आप उनका नेतृत्व को देख पाएंगे। तो उन्होंने काम देखा, 2 बार टिकट कटा, इसकी भी सिंपैथी थी। और था कि भाई कुर्मी धानुक से समाज से ही देना है, तो उसमें मेरे से ज़्यादा बड़ा पद पे कोई भारतीय जनता पार्टी में नहीं था। प्रदेश मंत्री था, अगर पदाधिकारी नहीं होता तो नहीं बनता। तो मैं पदाधिकारी था, 2 बार का टिकट का दावेदार भी था। ईश्वर की कृपा थी, नित्यानंद जी ने बिल्कुल बहुत ही मदद किया, और मैं उनको अपना आइडियल मानता हूँ, नो डाउट। मानता था, मानता हूँ और मानता रहूँगा। उन्होंने उंगली पकड़ के राजनीति का गुण सिखाया है, तो इतना तो सम्मान मेरे जो आपके लिए जिनको आपने साक्षात रूप से देखा कि हमको हर जगह काम करने का मौका दे रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि उन्होंने बहुत लोगों को दिया है। मैं नाम गिनाने लगूंगा तो नहीं, लेकिन देखिए एक चर्चा रहता, मैंने हम लोगों अमंग द
जर्नलिस्ट माने जर्नलिस्टिक सर्किल हो, जर्नलिस्ट पत्रकारों की सर्किल हो या पॉलिटिकल सर्किल हो, उसमें कि बीजेपी में नित्यानंद राय और सम्राट चौधरी आपस में बड़ी ढाई मारते हैं लोग, लड़ाई रहती है, ऐसा है क्या? ऐसा तो मुझे नहीं दिखता, ऐसा तो नहीं दिखता। आप देखना चाहेंगे तब ना दिखेगा। मैं क्यों देखूँ? मैं तो कमल को देखता हूँ। अच्छा, मैं नेतृत्व को देखता हूँ। मैं ये सब पक्षों मैं क्यों पढ़ूंगा कौन क्या कर रहा है। मैंने इसीलिए आप राज्य की राजनीति में अपने को नहीं, राज्य की जहाँ पार्टी लगाती है वहाँ जाते हैं। संगठन, यहाँ तो संगठन सर्वोपरि है। यहाँ तो हम पार्टी संगठन यहाँ संगठन बोल देंगे वो शीर्ष नेतृत्व को, शीर्ष को भी कि आपको यहाँ नहीं जाना है बैठक में, तो नहीं जाएगी। भारतीय जनता पार्टी तो संगठन बेस्ड पार्टी है, चुनाव अलग है, संगठन अलग है। तो मैं तो सिर्फ कमल को देखता हूँ, दूसरा मैं कौन क्या बोल रहा है नहीं बोल रहा है। बहुत लोग हैं जो आपको प्यार भी करते हैं, बहुत लोग जो आपको गाली भी देते हैं। तो जो प्यार करते हैं उसको लेते हैं, जो गाली देते हैं उसको नहीं लेते हैं। और राजनीति में सब जो महत्वाकांक्षी रहते हैं, जो आप थोड़ा सा भी एक्टिव है, तो सारे लोग जगह जर्नलिज्म में भी जो अच्छे जर्नलिस्ट रहते हैं उसको चाहते हैं, जो जमे जमाए रहते हैं उन्हीं चाहते हैं नए लोगों की एंट्री होती। इसमें तो ये तो राजनीति ही है। ये तो नेतृत्व करना है, तो नेतृत्व में तो आपको इस सब चीज़ों से पाला पड़ेगा ही। और विवाद का कोई विषय नहीं है। आप कहाँ विवाद दिख रहा है आपको? आराम से सभी लोग दूसरे कैंपेन में जा रहे हैं, कर रहे हैं। और जब एक घर में तो कहाँ जा रहे हैं? सुनने में आ रहा है कि नीतीश कुमार चिराग पासवान के कैंडिडेट्स के लिए प्रचार नहीं करेंगे। अब सुनने को तो बहुत कुछ मिलेगा, प्रैक्टिकल देख लीजिएगा। कल ही से ना अब चुनाव प्रचार तो शुरू हो गया, आप देखिएगा। पिछले बार का घाव भरा नहीं है, ऐसा नहीं है। तो ये तो चिराग पासवान कहते थे लोजपा ही भाजपा है, भाजपा ही लोजपा है। अब सब लोग एनडीए है। अच्छा, सब लोग एनडीए है, सभी लोग एनडीए है। बहुत अच्छा लगा शंभू शरण पटेल जी से बात करके, लेकिन एक सवाल जो था उसका उत्तर मुझे या आपको भी नहीं मिलेगा कि बिहार चुनाव में जीत तो मिलेगी ऐसा तो लग रहा है, लेकिन उसके बाद स्टीयरिंग किसके हाथ में होगा? वो ये भी कह रहे हैं कि विधायक जो जीत कर आएंगे बैठेंगे और अपना नेता चुन लेंगे। कैसा लगा यह इंटरव्यू? पॉडकास्ट पर लिया गया इंटरव्यू। अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नमस्कार। धन्यवाद जी।